नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का धुरीना की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अपना ये जो पिछला वीडियो था या पिछली जो क्लास थी, उसमें दो ध्रुवीयता का अंत नाम से चैप्टर हम पढ़ चुके थे। और दो ध्रुवीयता का अंत नाम से जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसका आधा हिस्सा कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर, इस क्लास में, उस जहाँ से शेष बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें दो ध्रुव क्या है, रूस के विघटन का जो कारण है, विशेषकर जनता का असंतोष था। जनता ने रूस की पश्चिमी के देशों से, विशेषकर अमेरिका के देशों से तुलना करी और तुलना में पाया गया कि उन देशों का जो शासन है बहुत बढ़िया है, उन देशों में डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। हम लगातार इसमें पिछड़ते गए हैं, जिसके पीछे हमारी शासन व्यवस्था कमजोर है और कुछ जो मिखाइल गोर्बाचोव की जो नीतियां थी उनकी वजह से भी यूं मान सकते हैं कि रूस के विघटन का कारण बना। अब रूस का विघटन हो गया, सोवियत संघ का जो विघटन हो गया, रूस उसमें एक निर्विकार भाव से एक बहुत बड़ा टॉप राष्ट्र बना, जिसको परमाणु ऊर्जा संपन्न राष्ट्र का दर्जा मिला। अब इस विघटन की वजह से परिणाम क्या निकले, इस विघटन का जो मतलब परिणाम, या हम ये कह सकते हैं कि विघटन के बाद में विश्व की जो व्यवस्था है, दुनिया में क्या असर पड़ा, खुद सोवियत संघ के देशों में क्या असर पड़ा, उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आप सब लोगों का स्वागत पुनः मैं एक बार करता हूं। और देखिए, ये जो स्क्रीन आपके सामने है, उस स्क्रीन की जो लिखा हुआ मैटर है, विघटन की प्रणीतियां या विघटन के परिणाम, यहां से आज की हम क्लास को शुरू करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है, सोवियत संघ की दूसरी दुनिया मतलब वो पूर्वी यूरोप के जो देश जो सोवियत संघ की विचारधारा का पालन करते थे, और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे हैं। इससे मोटे तौर पर तीन प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए, उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा, मतलब उसके बहुत सारे असर पड़े, लेकिन जो मुख्य असर है वो कौन कौन से हैं। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। अब रूस का टूटने से क्या हुआ, जो दुनिया में शीत युद्ध जो चल रहा था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। जिस युद्ध की वजह से दुनिया के सारे जो देश है परेशान थे, खुद अमेरिका और खुद रूस भी परेशान थे, वो क्या हो गया, अब समाप्त हो गया। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। क्या समाजवाद ज्यादा बढ़िया है या पूंजीवाद ज्यादा बढ़िया है, तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि पूंजीवाद बढ़िया है। भाई, अगर समाजवाद बढ़िया होता तो फिर रूस का पतन क्यों होता। पूंजीवादी बढ़िया है, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देशों का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। पूंजीवादी बढ़िया है तो अमेरिका जैसे देश है, समाजवाद के साथ कंपैरिजन करके, समाजवाद के साथ लड़के और उससे जीत के आगे निकल गए, उन्होंने देश का विकास किया। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ाया था तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। तो पहला, पूंजीवाद और समाजवाद की लड़ाई समाप्त हो गई। दूसरा, जो 45 सालों में बहुत ज्यादा हथियार विकसित किए गए थे, बहुत ज्यादा हथियार बनाए गए थे, उन सारे हथियारों की भी क्या हो गई, अब समाप्ति हो गई। या कहने का मतलब, हथियारों की होड़ जो थी, रूस ज्यादा हथियार बनाता था, अमेरिका उससे ज्यादा बनाता था, फिर रूस और ज्यादा बनाता था, अमेरिका उससे भी ज्यादा बना देता था, तो ये होड़ अब क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, समाप्त हो गई और एक नई शांति संभावना का जन्म हुआ। दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावना थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा, या एक ध्रुव विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे। और इस तरह भूध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। हुआ यह है कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। तीन काम हुए, समाजवाद पूंजीवाद की लड़ाई समाप्त हो गई, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, और तीसरा सबसे बड़ा जो काम हुआ वो ये था, शीत युद्ध में ये चल रहा था, दुनिया दो ध्रुवों में बंटी हुई है, एक का रूस या सोवियत संघ मुख्य है, दूसरे का अमेरिका मुख्य है। और अब जब सोवियत संघ के विघटन होने के बाद में केवल और केवल मुखिया कौन बच गया, अमेरिका बच गया। तो विश्व जहां किसी एक, अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा के सह पाने से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। अच्छा, और क्या हुआ, और भाई जो अमेरिका की विचारधारा थी उसी विचारधारा को मानना शुरू कर दिया। क्यों, अमेरिका ने कहा पूंजीवाद बनो, पूंजीवाद बनो, सोवियत संघ ने कहा समाजवाद बनो, समाजवाद के चक्कर में सोवियत संघ खुद टूट गया।
दादागिरी किसकी बच गई? पूंजीवाद समर्थक देश अमेरिका की बच गई। अब अमेरिका जैसा कहता वैसा ही उन देशों को मानना पड़ता, और अमेरिका ये क्या हो गया, पूंजीवाद का बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र का सर्वेसर्वा बन गया या दुनिया का सर्वेसर्वा बन गया। दूसरी बात, दुनिया की जो बड़ी आर्थिक संस्थाएं थी, एक का नाम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष था, एक का नाम विश्व बैंक था, उन पर अधिकार अमेरिका का था। अमेरिका ने उन पर दबाव बना के ये कहा जो दुनिया के छोटे देश है उनको आप कर्ज दीजिए, और कर्ज देने से वो क्या बढ़ेंगे, पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे, पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे तो और अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो अब समाजवाद धीरे धीरे लुप्त होने लगा, अमेरिका की नीतियां, अमेरिका का पूंजीवाद है दुनिया के अंदर फैलने लगा। तीसरी बात यह कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। अब सोवियत संघ जब खत्म हो गया तो उससे 15 देश नए निकल गए। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अंटार्कटिक संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई सारे नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अच्छा, और क्या हुआ कि जो रूस के गुट में शामिल देश थे वो अब क्या हो गए, आजाद हो गए। पहले उन्हें रूस की बात माननी पड़ती थी, अब वो स्वतंत्र है कि अपनी बात मानने के लिए वो स्वतंत्र है। तो अब वो यूरोप के देश यूरोपीय संघ में जाएंगे कि नाटो में शामिल होंगे कि एशिया के देश कहाँ जाएंगे, ये इन पर निर्भर था। जिनकी जहां मर्जी थी वहां जा सकते थे। पहले वो समाजवादी विचारधारा के प्रमुख सोवियत संघ की बात मानते थे। साम्यवादी शासन के बाद शोक थेरेपी। अब शोक थेरेपी मतलब रूस से समाजवाद का समाप्त हो गया, साम्यवादी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। अब वहां क्या बनेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तो सोवियत संघ के वो जो देश थे उनकी राज कैसे चलेगा, क्या वहां लोकतंत्र आएगा या नहीं आएगा, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के, देखो पहले ये समाजवाद हुआ करते थे, संसाधनों पर हक किसका होता था, सरकार का होता था। अब ये क्या बनना हो गए, पूंजीवाद बनना शुरू हो गए। संसाधनों पर हक किसका हो गया, प्राइवेट घरानों का हो गया। पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शोक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले तो उनके समाजवाद से बाहर निकला गया, मतलब बाहर निकलो। अब फिर समाजवाद से बाहर निकल के वो कुछ लायक नहीं बचे तो क्या हुआ, उनको लोन दे दिया गया कि अब आप अपने देश में क्या बना लीजिए, पूंजीवाद की व्यवस्था कर लीजिए। तो इसको बोला जाता है झटका दे के इलाज करना। पहले तो दबाव में आदमी को परेशान करके रोगी बना दिया, फिर इसको इलाज किया। इलाज किया किसने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने। अच्छा, उन्होंने अपनी मर्जी से किया या अमेरिका के कहने से, अमेरिका के कहने से। उन्होंने ये, अमेरिका ने अभी ये कहा कि जो जो देश रूस का कहना मानते थे अब उन देशों को क्या करना चाहिए, इन क्षेत्रों पर हमारी जो नीतियों का पालन करना चाहिए। हमारी नीतियों का पालन करने के लिए उनको क्या होना जरूरी है, उदारवादी होना जरूरी है, पूंजीवादी होना जरूरी है। अब देखिए ये मैप देखो आप, पूर्वी मध्य यूरोप और स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल मानचित्र, ये रूसी संघ दिखाई दे रहा है। अब रूसी संघ, अब देखिए ये जो है ना, ये लगभग सारे देश है। यहाँ से इसका हिस्सा जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ये जो सारे देश हैं वो क्या थे, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ये सारे देश है, ये पश्चिमी यूरोप के थे। ये जो देश दिख रहे हैं आपको, ये किसके थे, पूर्वी यूरोप के थे, और ये ज्यादातर रूसी संघ में भरोसा करते थे। बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, FIR, मैसेडोनिया, अल्बानिया, क्रोसोवा, हर्जेगोविना, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, आर्मेनिया। ठीक है, तो ये जो देश है ये रूसी संघ के थे। अब ये टूट के ये सारे देश क्या हो गए, अपने अलग आ गए। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। अब भाई समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ आना था, क्योंकि अमेरिका की नीतियों का इनको पालन करना था। इनको पता था अमेरिका की नीतियों की वजह से विकास हो सकता है, अदरवाइज तो संभव नहीं हो। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। मतलब जो 45 साल पहले हमने जो ढांचा बनाया था उस ढांचे को चेंज करके अब नई तकनीकी के तौर पर आना। भाई आज के दिन आपको ये कह दे कि आपके देश में लोकतंत्र है, आप सरकार चुनते हो, और कल को अपने देश में ऐसा आ जाए कि इस लोकतंत्र को हटा के आप क्या करो, राजतंत्र बन जाओ। कहने का मतलब जो स्पेन है, सॉरी सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, वहां जो काम होता है
वैसा काम आप करो। वहां राजा का बेटा राजा बनता है, राजा का बेटा राजा बनता है, और वो जो लोग कहते हैं वैसा मानो, तो क्या आप मान जाओगे ऐसी बात? ठीक है। तो शोक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता ये थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। पहले तो संसाधनों पर राज्य का, सरकार का अधिकार होता था, अब किसका होगा? जनता का होगा, प्राइवेट घरानों का होगा, निजीकरण हो जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। तो सबसे पहले काम जो है वो पूंजीवादी पद्धति से शुरू हुआ। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। भाई हमें पूंजीवादी बनना है, पूंजीवाद के अलावा और कोई सी विचारधारा का पालन नहीं करता है। शोक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तन और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। अतः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूदा व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। धीरे धीरे इन देशों का पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश नेता की भूमिका निभाते हुए अपने विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। सीधी सी बात है, सोवियत संघ का प्रभाव खत्म हो गया, देश अलग अलग एक एक हो गया। पहले समाजवाद रहता था, अब वहां पूंजीवाद आ गया। अब वहां पूंजीवाद आने के बावजूद भी उन देशों को आपस में नहीं जोड़ा गया। उनको ये कहा गया ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो? व्यापार करो, ज्यादा से ज्यादा आप व्यापार करो। और व्यापार किसके साथ करो? पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करो। तो ये जो बात कही गई, तो उस सिचुएशन में दोस्तों क्या हुआ, इन देशों का जो पहले आपस में मतलब एकता थी, उस एकता को छिन्न भिन्न कर दिया और इन देशों को पश्चिम के जो देश थे उन पर आश्रित कर दिया कि आप व्यापार हमारे साथ करो जिससे कि आपका डेवलपमेंट हो। शोक थेरेपी के परिणाम 1990 में अपनाई गई शोक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक ले गई जिसका उसने वादा किया था। अमूमन शोक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलना पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। भाई पहले वहां सरकार का नियंत्रण था, अब लोगों का नियंत्रण हो गया। तो सिस्टम जब चेंज हो गया तो देश को तो मुश्किल होगी। चाहे अपने देश में करके देख लीजिए, एक घर का सिस्टम है वो भी करके देख लीजिए। पिताजी घर को निर्देशित करते हैं, पिताजी की जगह अगर माँ चौधर ले लेगी तो सिस्टम तो गड़बड़ाएगा ना, अलग अलग नीतियां होगी। तो वैसा हो गया। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए एक कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। गराज सेल का मतलब क्या हुआ? जो सरकारी कंपनियां थी वो प्राइवेट घरानों को बेचनी पड़ी, जिन पर सरकार का, अब जैसे मान लीजिए रेलवे भारत की है, सरकारी है, एयर इंडिया भारत की सरकारी है, एसबीआई बैंक सरकारी है, ओबीसी बैंक सरकारी है। तो कल को इन सारी संस्थाओं को अगर भारत सरकार बेच देगी तो जनता का भरोसा नहीं उठेगा कि प्राइवेट घरानों का क्या भरोसा, ये लोग क्या कर देंगे। तो ऐसी जो नीतियां हैं रूस के अंदर अपनाई गई, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आकी गई। अब बड़े बड़े जो उद्योग थे, जैसे भारत की रेल है, तो उसको प्राइवेट औद्योगिक घराने के लोग लेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई हम तो इसको इतने पैसे नहीं देंगे, कम देंगे। तो सरकारी जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी वो बेची गई, औने पौने दामों पर बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए। और इस बिक्री में भाग लेने का मतलब जरूरी नहीं कि कोई एक घराना ही काम करेगा, सारे लोगों को कहा गया कि आप भी ऐसा काम कर सकते हो, आप भी ऐसा काम कर सकते हो, सारे लोगों को बुलाया गया। लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथों बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। अब अधिकार पत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप इंडियन रेलवे कल भारत सरकार बेच रही है, पूरे भारत की प्रॉपर्टी है, तो पूरी भारत की जनता को, जैसे मेरे को ये कह दिया कि भाई इसकी यूं मान के लीजिए 2000 रुपए का शेयर आप ले लीजिए, 2000 आपको दे दिए, 2000 किसी और को दे दिए, तो आप क्या कहोगे कि यार भारत की रेल का मैं मालिक हूँ। अब आपने वो अधिकार पत्र या मैंने रखे नहीं, मैंने किसी बड़े साहूकार को बेच दिया, उसने बदले में मेरे को 2000 दे दिए, तो क्या अब मैं भारतीय रेल का मालिक रहूंगा? नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने मेरी हिस्सेदारी जो सरकार ने मुझे दी थी मैंने किसी दूसरे को दे दी। तो ये बोला जाता है अधिकार पत्र जनता ने दूसरे लोगों को दे दिया। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। जमा पूंजी जाती रही कहने का मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो लोगों ने जो पैसा कलेक्ट कर रखा था अपने घरों में
उस पैसे को निकाल निकाल के, बैंकों का जो पैसा था निकाल निकाल के सामान खरीदा, खाने पीने की जो चीजें खरीदी, तो जिससे उनका प्रॉपर्टी है वो समाप्त हो गई। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी, लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया। 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। अभी डेवलपमेंट तो 10 सालों में ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन सरकार बदलने से वहां डेवलपमेंट क्या हुआ, कम हुआ। अनाज भी मंगाना पड़ता था। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई। अब पुराना जो सिस्टम समाजवाद का था वो तो समाप्त हो गया। पहले जो देशों के साथ व्यापार चलता था वो समाप्त हो गया। अब उसकी जगह दूसरा सिस्टम चलना चाहिए था, लेकिन वो चला नहीं, तो बहुत मुश्किल हो गई। समाज कल्याण की पूरी नई व्यवस्था क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया। अकादमिक बौद्धिक कामों से लोग जुड़े या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग है, जरायम पैसा लोग उभरा और अपने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। मतलब क्या हो गया भाई, जो प्रभावशाली लोग थे ना, सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदार वगैरह, चीजों पर उनका अधिकार हो गया। जैसे बस चलाने का काम है तो एक कोई कर्मचारी के रिश्तेदारों ने ले लिया, तो अब वो परिवहन अपने तरीके से चलाते, बस अपने तरीके से चलाते, उसमें किराया अपनी मर्जी से बढ़ाते। ठीक है, कहाँ बस रोकनी है कहाँ नहीं रोकनी है, ऐसा सारा काम होगा। इसी तरीके से कोई फॉर्म भरने का काम है तो उस पर एक आदमी का अधिकार आ गया, वो अपने रिश्तेदारों को उनको देता, तो मन मर्जी के पैसे लेते, तो देश की जनता का हालत खराब हो गई। निजीकरण की नई विषमताओं को जन्म दिया गया। पूर्वी सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। मतलब इससे सिस्टम तो पहले वाला अच्छा था, अब और ज्यादा खराब हो गया ये निजीकरण करने की वजह से। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई, उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकताओं के साथ नहीं हो सका। अब जो पैसे वाला मामला था, जनता जिससे त्रस्त थी उस पर तो ध्यान दिया गया, लेकिन क्या हो गया, इसके बदले में सरकार कैसे बनेगी, वोट कैसे दिए जाएंगे, नेता कौन बनेगा, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य कोई इस प्राथमिकताओं के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया। अब वहां प्रधानमंत्री की बजाय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को बनाया गया। उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति समा दी गई। मतलब बहुत सारे देश है ना, वहां प्रधानमंत्री का पद ही नहीं बनाया गया, ज्यादा शक्ति किसको दी गई, राष्ट्रपति को, जैसे अमेरिका में होती है। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रहेगी। अब बाकी जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनके पास इतनी पावर नहीं थी, तो वो संस्था कमजोर रहेगी, ये राष्ट्रपति बहुत मजबूत हो गए। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और उसके बाद समय सीमा को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। अब पहले तो क्या किया, ये देखो, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने एक कार्यकाल हमारा कितने साल का रहेगा, 10 साल, और फिर 10 साल पूरे होने को आए तो फिर बोले 10 साल और रहे, तो वो तो बस वो तानाशाही शासन हो गया, पहले वाला ही शासन हो गया। इसी से तो लोग बचना चाहते थे और वही हो गया वापिस। और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इन राष्ट्रपति ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी और ये कहा कि देखिए हमारी बात को आप सारी जनता को मानना पड़ेगा, कोई जनता जो है इसका क्या नहीं कर सकती, विरोध नहीं कर सकती है। ठीक है, रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आजादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया था। अब देखो, रूस जैसा देश है 1991 में खत्म हो गया, 2000 में वापस उसने ठीक तरीके से सिस्टम सेट करना शुरू किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल। अब इन देशों पर कुदरत बहुत मेहरबान थी। अब रूस जैसा देश है 1991 में खत्म होके बाद में भी हमसे आगे क्यों है, क्योंकि वहां खनिज तेल बहुत निकलता है। उस खनिज तेल को वो बहुत महंगे दामों पर बेच के पैसा कमाते हैं, जबकि हम जैसे देशों को खनिज तेल खरीदना पड़ता है। प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर निर्यात रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक है। बाकी देशों ने अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजारने के कारण फायदा हुआ। इस एवज में इन्हें किराया मिलता है। एक हद तक विनिर्माण का काम भी फिर शुरू हो गया। तो इस तरीके से कुल मिला के जब रूस टूटा 1991 में, तो उसके बाद में क्या हुआ, एक बार सिस्टम छिन्न भिन्न हो गया। अर्थव्यवस्था पर ध्यान तो दिया, लेकिन माफिया बहुत ज्यादा पनप गए, क्योंकि पहले सरकार का नियंत्रण था, निजी लोगों का नियंत्रण, तो सारे लोगों को फायदा नहीं मिला, कुछ एक लोगों को फायदा मिला। और प्रयास जरूर किया रूस की सरकार ने, लेकिन उसको सेट होते हुए टाइम बहुत ज्यादा लग गया। और फिर भी इन देशों ने डेवलपमेंट करके आज के दिन ये भारत से आगे क्यों, क्योंकि इन पर खनिज संसाधन बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से संघर्ष और तनाव
अब ये सारा काम तो हो गया, फिर भी क्या हो गया, लड़ाई नहीं मिटी। तो संघर्ष और तनाव वाला मैटर क्या है, पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। अब देश वहां से जो वो रूस के आसपास के देशों में ये परिवर्तन हुआ, तो जन दुनिया को लगने लगा कि यार इन देशों में आपस में लड़ाई हो सकती। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी, इससे स्थिति और भी जटिल हुई। अब प्रश्न उठेगा कि सर लड़ाइयां क्यों हुई, वहां तो परिवर्तन कर दिया, जिस चीज को वो मांग रहे थे उस चीज को दे दिया, उसके बावजूद भी लड़ाइयां क्यों हुई। तो इस वजह से हुई कि जनता को इसका हक नहीं मिला। इसका हक जो है वो ऊपरी वर्ग के, ऊपरी लेवल के जो अमीर आदमी थे वो खा गए। कर्मचारियों के जो रिश्तेदार थे, कर्मचारी थे, पैसा उनके पास था, उन्होंने उस पैसे का नाजायज फायदा उठा के जो सरकार करना चाहती थी वो काम नहीं हुआ, बल्कि जो पहले से भी क्या काम हो गया, बदतर हो गया। इससे वहां दो वर्ग बने रह गए, एक अमीर एक गरीब, और उन दोनों वर्गों के बीच में जो लड़ाई हुई उसको संघर्ष और तनाव के बीच में नाम से जाना जाता है। रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। अब रूस देश अलग हो गया, तो रूस का जो दो बड़े बड़े राज्य थे, एक का नाम चेचन्या और एक का दागिस्तान, उन्होंने कहा हमें भी अलग देश बना दो, हम रूस में भी नहीं रहेंगे। जैसे आप सोवियत संघ में नहीं रहे तो हम किस में नहीं रहेंगे, रूस में भी नहीं रहेंगे। मास्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसने मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, और लेकिन उसे आजादी की आवाज दबाई नहीं जा सकी। अब भाई क्या हुआ, इनमें जो विरोध हुआ, तो फिर मास्को ने चेचन, मास्को का मतलब रूस देश की राजधानी, राजधानी में राजा लोग होते हैं, तो यहाँ मास्को का मतलब रूस कह सकते हो। भाई नक्सलवाद ये कहते हैं हम अपना देश नया बनाएंगे, मद्रास को, ये मध्य प्रदेश को तोड़ के, छत्तीसगढ़ को तोड़ के, तो क्या भारत सरकार चुप बैठ जाएगी? भारत सरकार वहां से फौज डिप्लॉयड करेगी, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो ऊपर से बम बरसाने पड़ेंगे, एयरफोर्स को डिप्लॉयड करेगी। तो ऐसा किया रूस की जनता ने, और वहां बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हुआ, उन्होंने ये कहा हम अलग ही रहेंगे। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक युद्ध की चपेट में रहा। अब तजाकिस्तान नाम का जो देश अलग हुआ था, वो भी, वहां भी गृह युद्ध, मतलब आपस में जनता लड़ने लगी। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चले रहे। अजरबैजान का एक प्रांत नगरानो कराबाख है, यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। अब देखो अजरबैजान के लोग हैं वो अजरबैजान से निकल के अर्मेनिया में मिलना चाहते हैं। जैसे चलता है ना, भारत के कुछ जम्मू कश्मीर में कुछ एक जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में मिला दीजिए, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ऐसा वहां हुआ। जॉर्जिया के दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। अब भाई नदी तो दो देशों की सीमा से, एक देश से पार आके दूसरे देश में बहती है। अब वो देश कहता है मेरे यहाँ उद्गम होती है तो मैं ज्यादा पानी लूंगा, दूसरा कहता है मेरे यहाँ भाव क्षेत्र ज्यादा है तो मैं ज्यादा पानी दूंगा। ले कोई से भी नहीं सकते। पहले वाला देश नदी को अपने क्षेत्र में रोक नहीं पाएगा क्योंकि बाढ़ आ जाएगी, और दूसरा है वो उस नदी का पानी ज्यादा काम नहीं ले पाएगा क्योंकि पहले वाले ने पानी काम ले लिया है। तो इनकी आपस में लड़ाइयां चलती रहती है। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल और आम नागरिक का जीवन दुभर है, और अब भी उन देशों में ऐसा चल रहा है। रूस जैसे देश तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन कुछ देश जैसे अजरबैजान है, अर्मेनिया है, वहां ऐसा चल रहा है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों का विशाल भंडार है। इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र भारी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला। अब एक चीज और ये, जब ये देश आजाद हो गए, सोवियत संघ से अलग हो गए, तो इन देशों में तेल बहुत ज्यादा है। अब तेल बहुत ज्यादा है तो यहाँ तेल में इन्वेस्ट करने के लिए विदेशों की कंपनियां आने लगी। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली के लोग हैं यहाँ आके तेल खोदने के बहाने और उन क्षेत्रों पर कब्जा करने, मतलब आर्थिक रूप से कब्जा करने की सोचने लगे। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा मध्य एशिया से नजदीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है। अब 11 सितंबर 2001 की घटना का मतलब है ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में जहाज भिड़ाए थे। तो अमेरिका ये सोचता है कि ओसामा बिन लादेन है वो यहीं कहीं काम कर रहा है, तो हम यहाँ फौज लगा के उसको ढूंढे। हालांकि बाद में तो उसको मार दिया। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के क्षेत्र दौरान इन क्षेत्रों में अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। अब पहले तो सोवियत संघ था तो अमेरिका की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब अमेरिका इन देशों को पैसा दे दे के इन पर अपना अधिकार करना चाहता है। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। अब रूस कहता है कि यार ये आप मेरे पड़ोसी देश हो, पहले हम साथ में ही थे, तो आपको अमेरिका की तरफ नहीं जाना चाहिए, मेरी तरफ रहना चाहिए। तो मतलब दुनिया के अंदर इन देशों की वजह से लड़ाई होगी। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आके व्यापार करना शुरू कर दिया।
पूर्वी यूरोप के चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम से 2 देश बन गए। अब 15 देश टूटे, 15 तक ही नहीं रहे, और भी आपस में टूटने लगे। पहले चेकोस्लोवाकिया एक हुआ करता था, अब चेक नाम का अलग बन गया, स्लोवाकिया नाम का अलग बन गया। नाम के 2 देश बने, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लोवाकिया में हुआ। सन 1991 के बाद यूगोस्लोविया कई प्रांतों में टूट गए। इसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब पहले ये यूगोस्लोविया नाम का देश था, अब वहां देखो कितने बन गए, बोस्निया बन गया, हर्जेगोविना बन गया, स्लोवेनिया बन गया, क्रोएशिया बन गया। यहाँ नाटो के हस्तक्षेप करना पड़ा, यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गहरे युद्ध का रूप ले लिया। मतलब पहले तो वहां जाति के आधार पर लड़ाई थी, और वहां होम वार जो है वो छिड़ गया। तो सुधार किया गया, लेकिन सुधार करने से बाद में भी समस्या क्या नहीं हुई, ज्यादा ठीक नहीं हुई, और अब वहां हालत और ज्यादा खराब हो गई। क्योंकि एक तो दुनिया ने उन क्षेत्रों पर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। पहले अमेरिका जैसे देशों की हिम्मत नहीं थी कि रूस की वजह से वो यहाँ आ पाती, लेकिन अब यहाँ आना शुरू हो गया। और दूसरी बात, इन देशों में जो जायज इनकी मांग थी वो भी ठीक तरीके से पूरी नहीं हुई। निजीकरण तो हो गया, लेकिन कुछ एक लोगों के हाथ में सत्ता रह गई, और राज करने का भी यहाँ तरीका है वो भी एक अलग तरीके से। तो अब आगे की जो है इन देशों का भारत के साथ कैसा संबंध है, ये सारी चीजें वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।